नमस्कार दोस्तों। बिहार स्पेशल के एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक जो है बिहार में किसान आंदोलन, टॉपिक नंबर 7 आज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 6 तक किया था और लगभग हिस्ट्री हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 में हमारा जो टॉपिक क्या था, तो जनजातीय आंदोलन के संबंधित प्रश्न था, जिसमें बिहार के प्रमुख विद्रोह को हम लोगों ने कवर किया था। जहाँ पे आखिरी जो टॉपिक जो था हमारा लोटा विद्रोह, जो कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, वीडियो जो है क्लासेस जो है आने में डिले हो रही है। रीजन क्या है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से काफी दिनों से फंसा हुआ था। जैसे ऑफिस का कुछ वर्क था और घर के संबंधित कार्य जो थे वो अभी चल रहा था, इस वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरी प्रयास होगी इससे वीडियो लगातार आती रहे। और आज वक्त मिला है तो आप लोगों के समक्ष ये नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारा जो टॉपिक जो है बिहार में किसान आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मद्देनजर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का वही तरीका, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं ये टॉपिक केवल प्रीलिम्स के मद्देनजर पढ़ाऊंगा आपको, या फिर केवल मेंस के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा प्रयास करूंगा प्रीलिम्स भी कवर करवा दूं और साथ में मेंस भी कवर करवा दूं। टॉपिक जो रहेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेकर रहेगा। जहां पे प्रीलिम्स से संबंधित प्रश्न बनेंगे मैं कहूंगा सो भाई ये प्रीलिम्स से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जहां पर मेंस के लिए उपयोगी रहेगा मैं ये बता दूंगा ये मेंस में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आप इसे भी नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन की जो शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के विभिन्न भागों में समय समय पर किसानों ने विभिन्न आंदोलन हुए। ठीक है, जैसा कि जनजातीय विद्रोह का भी सेम कारण था। क्या कारण था भाई, तो औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी नीति। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति कह लीजिए या फिर औपनिवेशिक सरकार कह लीजिए, दोनों का अर्थ वही निकलता है। ठीक है, विभिन्न भागों में समय समय पर किसानों के विभिन्न आंदोलन हुए। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग बिहार के संबंध में पढ़ेंगे, लेकिन किसान आंदोलन केवल आपको बिहार में ही नहीं देखने को मिलता, यूपी में आपको देखेंगे। दक्षिण भारत में अल्लूरी जी सीताराम जी के नेतृत्व में भी वहां पर भी मतलब विद्रोह हुआ था। तो जगह जगह पे आपको ये देखने को मिलेंगे। बंगाल में भी आपको नील विद्रोह हुआ, तो वो भी किसान विद्रोह का ही उदाहरण है। ठीक है, एक चीज अंतर करना आप लोग सीखिए, किसान विद्रोह अलग है और जनजातीय विद्रोह अलग है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन जनजातीय विद्रोह है कौन किसान विद्रोह है, तो इतना बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ, वो क्या था, तो वो किसान आंदोलन था। ठीक है, लेकिन वही अगर हम संथाल विद्रोह अगर आपसे पूछेंगे तो जनजातीय आंदोलन था। तो दोनों में अंतर करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना किसान आंदोलन में जनजातीय आंदोलन लिख देते हैं और जनजातीय आंदोलन में किसान आंदोलन के बारे में लिख देते हैं मेंस में। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, यह एक बचकाना बहुत ही बेसिक गलती है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ किसान आंदोलनों की सशक्त परंपरा रही है। 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के साथ ही बिहार में किसान आंदोलनों में तेजी आती है। मतलब बिहार में जो पहला जो किसान आंदोलन हुआ जो कि राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई, वो आपका कौन था, चंपारण सत्याग्रह था। बिहार के किसान आंदोलन की बात करेंगे जो आगे चल के स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेताओं की भूमिका से और व्यापक हुई। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े किसान आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछा भी जाता है, तो बिहार में किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका पर चर्चा करिए, मेंस का प्रश्न है। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किसान शोषण की प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल में 1859-60 में नील आंदोलन हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना, ये चंपारण का जो आंदोलन जो है वो अलग है और ये नील वाला अलग है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछा जाएगा तो ये भी मतलब नील की खेती से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा नील आंदोलन पे टिप्पणी करे या फिर नील आंदोलन पे कुछ शब्द लिखे, तो इसमें आप चंपारण के बारे में मत चर्चा कीजिएगा, ये बंगाल के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुई थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पूछा जाएगा तो इसमें बंगाल वाला चर्चा मत करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नील वहां भी है और नील यहाँ भी है। ठीक है, और इस कंफ्यूजन की वजह से पूरा मतलब मेंस खराब उनका चला जाता है। ठीक है, दो तीन प्रश्न भी अगर आप खराब कर देते हो, आसान प्रश्न अगर आप खराब कर देते हो, तो उससे आपका मेंस खराब होना स्वाभाविक हो जाता है। तो अंतर करना सीखिए। ठीक है, बंगाल में कब हुआ था, 1859-60 में। इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि ये 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इनका नेतृत्व जो था
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास कर रहे थे। ठीक है, और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो बंगाल में आप जाओगे तो वहां पे नदिया डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई थी। नदिया जिला से ये क्या होता है, शुरुआत होता है, ये भी आप ध्यान में रखना। नील विद्रोह से ही प्रेरित होकर 1866-67 में बिहार के चंपारण तथा मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में नील की खेती कर रहे किसानों द्वारा जमींदारी शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुआ। तो ये 1866-67 आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बिहार में भी होता है, जो कि किससे प्रेरित था? तो बंगाल में जो नील आंदोलन हुआ था, उससे ये प्रेरित था। ठीक है, अभी चंपारण जो है अभी धरातल पे नहीं आई, वो आगे निकल कर आएगी। जो बिहार में हुए प्रारंभिक किसान आंदोलनों के रूप में स्थान पाता है। आगे चलकर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। ये भी प्रीलिम्स के मद्देनजर ये काफी इंपोर्टेंट है। आगे चलकर 1885 में बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, बंगाल यहाँ पे कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि अभी तक बिहार जो है किसका हिस्सा है? तो बंगाल का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ था 1859-60 में, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? से भाई नील की जो खेती जो बंगाल में जो होता था, ठीक है, बिहार बंगाल का हिस्सा है, तो वहां पे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, और उनके लिए एक अलग से काश्तकारी अधिनियम लाया गया था, जिसको बोलते हैं 1885 का काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाएगा आपसे कब? तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार के किसान आंदोलनों के इतिहास में 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रीजन क्या है? भाई गांधी जो थे, यहीं से मतलब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, जिससे न सिर्फ आगे के किसान आंदोलन को तीव्रता मिली, बल्कि नेतृत्व, उद्देश्य, संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम आदि तत्वों को किसान आंदोलन के संदर्भ में व्यापकता प्राप्त हुई, जो पहले के आंदोलनों में सीमित थी। अब रीजन क्या था? इसमें से कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं होगा जिसको एक बहुत बड़े स्तर के राष्ट्रीय नेता को नेतृत्व करने के लिए मिला होगा, या फिर जो राष्ट्रीय पहचान बनाई होगी। लेकिन चंपारण का जो विद्रोह जो था, वो ऐसा नहीं था। यहाँ से सबसे पहली बात, गांधी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया, और गांधी के जितने भी सहयोगी जो थे, ठीक है, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे और भी बिहार के प्रमुख नेता जो थे, वो भी आगे चल के राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, क्या किया? तो आगे आप देखोगे जो स्वतंत्रता संग्राम जो था उनका उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये काफी प्रभावी आंदोलन था, ये भी आपको ध्यान में रखना। 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के पश्चात बिहार के किसान आंदोलन में तेजी आई। उसका पहला प्रमाण जून 1919 में मधुबनी के किसान आंदोलन में दिखाई पड़ता है। यहाँ के किसानों ने लगान वसूली करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था, जो धीरे धीरे आसपास के कई क्षेत्रों में फैल गया, जैसे पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, सहरसा आदि तक ये प्रसारित हुआ। इस आंदोलन में नेतृत्व के तत्व भी सामने आए, जिसमें स्वामी विद्यानंद, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद अलग है और स्वामी विद्यानंद अलग है। ठीक है, ये भी बिहार के बड़े किसान नेता रहे। जैसे किसान नेता द्वारा इस किसान आंदोलन को संगठित किया गया। इस आंदोलन के दौरान दरभंगा महाराज का विरोध हुआ, तथा साथ ही किसानों द्वारा अपने समर्थन में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का सहयोग लेने का प्रयास हुआ, परंतु दरभंगा महाराज के कांग्रेस के साथ अच्छे संबंधों के कारण किसानों को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे मेंस के मद्देनजर आपको ये बताना चाहूंगा, किसान को कभी भी कांग्रेस से सहयोग नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? तो कांग्रेस में कौन लोग बैठे हुए हैं? ठीक है, तो कांग्रेस में बैठे हुए लोग जो है वो मेनली कौन है? तो जमींदार है। ठीक है, बड़े बड़े जमींदार जो है वो सबके सब मतलब कहाँ बैठे हुए? कांग्रेस में बैठे हुए हैं, सारे के सारे कांग्रेस के सदस्य हैं। और मतलब कांग्रेस से कोई भी मतलब रेजुलेशन अगर पास होगा, ठीक है, किसानों के समर्थन में, तो किसके खिलाफ जाएगा? तो जाहिर सी बात है, किसानों के समर्थन की बात होगी तो जमींदारों के खिलाफ जाएगी। तो वही लोग मतलब अपने खिलाफ मतलब किसी भी रेजुलेशन को क्यों पास करेंगे? ठीक है, इसीलिए शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक किसानों को कांग्रेस से समर्थन नहीं मिला। अब यही दरभंगा महाराज के खिलाफ जो विद्रोह जो हुआ था, उसमें भी किसानों के समर्थन न मिलने के कारण क्या था कांग्रेस से? क्योंकि दरभंगा महाराज का किसानों से सॉरी कांग्रेस से बहुत अच्छे समर्थन मतलब उनके साथ संबंध थे, इसलिए कांग्रेस से किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस एक तरह से उदासीन रही। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जमींदारी तत्वों के साथ कांग्रेस के जुड़ाव के कारण किसान आंदोलनों में कांग्रेस किसानों का समर्थन नहीं कर पाती थी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग 70 से 80% लोग की बात कहेंगे जो कांग्रेस में बैठे हुए थे, सबके साथ जमींदार थे। ठीक है, अगर किसानों को समर्थन करना है डेट मीन जमींदारों के खिलाफ जाना है, और कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी जमींदार है। इस वजह से कांग्रेस से
किसानों को समर्थन नहीं मिल पाती थी। ठीक है, कांग्रेस हमेशा मतलब किसानों के प्रति क्या बनी रही, तो उदासीन बनी रही। उदासीन मतलब न तो उन्होंने समर्थन किया, न तो उन्होंने विरोध किया। ठीक है, जिसका एक अन्य उदाहरण आपको कहां पे देखने को मिलता है, तो मधुबनी में देखने को मिलता है, जो कि दरभंगा राज्य के खिलाफ मतलब क्या था, विद्रोह था। हालांकि आगे चल के दरभंगा महाराज द्वारा किसानों के कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और मधुबनी का किसान आंदोलन शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, और ये जो 1919 में जो हुआ था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ध्यान में रखना, स्वामी विद्यानंद। 1920-22 में हुए असहयोग आंदोलन के पश्चात बिहार में 22-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई। प्रीलिम्स के मद्देनजर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, किसान सभा की कहाँ पे स्थापना हुई, तो ध्यान में रखना मुंगेर में होता है। कब होता है, तो भाई साहब 22-23 में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ध्यान में रखना है, शाह मोहम्मद जुबेर। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह थे। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। ठीक है, संस्था का नाम क्या रहेगा, तो किसान सभा। किसान सभा को किसानों को संगठित करने की दिशा में प्रारंभिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आगे चल के इसका विस्तृत रूप बिहार प्रांतीय किसान सभा के संदर्भ में दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसान सभा ध्यान में रखना है, उसके बाद प्रांतीय किसान सभा, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे चल के 1936 में बनता है। तो 1922-23 में जो सबसे पहले बना वो क्या बना, तो किसान सभा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वर्ष 1928 में गुजरात के बारडोली सत्याग्रह की सफलता के पश्चात वल्लभ भाई पटेल भी महात्मा गांधी की तरह किसानों के नेता की तरह उभरते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, दो नेता जो थे वो किसानों के जो जो उनका जो विद्रोह जो था वहीं से बने। सबसे पहले तो गांधी जी आप कह सकते हो, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के बाद मतलब गांधी जी निकले। उसी तरह गुजरात के बारडोली की बात करेंगे तो वहां पर भी सत्याग्रह हो रहा था, और इस सत्याग्रह के बाद कौन निकले, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले। ठीक है, अब बारडोली की महिलाओं ने ही उनको सरदार की उपाधि भी दी थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। सन 1929 में सरदार पटेल बिहार की यात्रा करते हैं, जिसे किसानों में अपनी मांगों के प्रति चेतना जागृत हुआ। ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखना, 1929 में सरदार पटेल की बात करेंगे तो उन्होंने बिहार की यात्रा की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। वर्ष 1931 में गया किसान आंदोलन के दौरान पुनः किसानों में सक्रियता दिखाई पड़ती है, जिसे यदुनंदन शर्मा जैसे किसान नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गया से यदुनंदन शर्मा थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। जैसे दरभंगा की बात करेंगे, फिर मधुबनी से बात करेंगे, तो स्वामी विद्यानंद थे। तो कौन से नेता किस क्षेत्र से थे, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीलिम्स के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। 1931 में ही जहानाबाद में जमींदारी शोषण के विरुद्ध किसानों का आंदोलन होता है, और इसी समय समनीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसके प्रभाव में किसान आंदोलन की सक्रियता दिखाई भी आपको देती है। अब आते हैं बिहार में हुए किसान आंदोलन में। 1930 ईस्वी के दशक में मुंगेर के बरहिया टाल में हुआ किसान आंदोलन भी काफी चर्चित रहा। ठीक है, तो ये बरहिया टाल काफी इंपॉर्टेंट है। टाल क्या होता है, ताल वैसा जो भूमि का क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, पानी आके मतलब क्या होती है, रुक जाती है। भूमि का मतलब निचला स्तर कह लीजिए, जहां पे पानी आके रुकती है, उसको टाल बोलते हैं। ठीक है, और ये टाल क्षेत्र जो होता है दलहन की खेती के लिए काफी अधिक उपयोगी होता है, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का एक टाल है बिहार में, जिसका नाम है बरहिया टाल। कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखना, मुंगेर में पड़ता है। और यहाँ पे मतलब किसान आंदोलन हुआ था, जो कि 36 से लेकर 39 तक चला था, काफी चर्चित रहा था। जहां किसानों द्वारा बकासत भूमि की वापसी को मांग के लेकर जमींदारों का विरोध हुआ। इस आंदोलन में बिहार प्रांतीय किसान सभा के कार्यानंद शर्मा जैसे किसान नेताओं की उल्लेखनीय भूमिका रही थी। यह भी पूछा जा सकता है, तो बताओ ये बरहिया टाल में जो आंदोलन जो हुआ था, उनमें किनका योगदान था। ठीक है, तो ध्यान में रखना, क्या नाम है, तो कार्यानंद शर्मा। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कार्यानंद शर्मा। ठीक है, नाम उपयोगी है, इसको आप ध्यान में रखिए। कहां से थे, तो बरहिया टाल में। कब हुआ था, 1936-39 के बीच में हुआ था। इसको बोलते हैं बकासत भूमि वापसी की मांग हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे किसान आंदोलन का उल्लेखनीय भूमिका रही, इसमें कार्यानंद शर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना है। कहां से, तो बरहिया टाल हो गया। मधुबनी दरभंगा से आपको नाम ध्यान में रखना, विद्यानंद जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। गया से यदुनंद शर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना है, तो ये सब काफी चर्चित चेहरा रहा है। ठीक है, 1939 में राहुल सांकृत्यान ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये राहुल सांकृत्यान
त्यान की बात करेंगे तो लेखक भी थे, बहुत बड़े लेखक थे और साथ में किसान नेता भी थे, तो ये भी आप इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते, ये चलिए बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग डिटेल्स में चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विकास धारा में समय समय पर हुए विभिन्न किसान आंदोलनों की उल्लेखनीय भूमिका रही। इस दृष्टिकोण से बिहार में हुआ 1917 का चंपारण सत्याग्रह एक युग विभाजक अध्याय के रूप में माना जाता है। इस सत्याग्रह के स्वरूप को इसके कारण, उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम, जन सहभागिता, उपलब्धियां आदि विभिन्न संदर्भों में देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो चर्चा जो अभी करने वाले हैं, इसमें हम लोग स्वरूप देखेंगे। भाई आंदोलन का स्वरूप क्या था, हिंसा था या फिर नहीं था, कारण क्या रहे, इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य कैसा था, नेतृत्व किन्होंने किया, संगठन की बात करेंगे, विचारधारा की बात करेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम इस दौरान देखने को आपको मिलते हैं, जन सहभागिता किस प्रकार की लोगों की रही, उपलब्धियां की बात करेंगे, क्या आउटकम निकल कर आए, क्या अचीवमेंट था चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है, तो चलिए विभिन्न चीजों पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए बने रहिए। और देखिए चंपारण सत्याग्रह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मद्देनजर बहुत अधिक उपयोगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि एवं कारण। ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक शोषण के कारण समय समय पर विभिन्न किसान, मजदूर तथा जनजातीय आंदोलन होते रहे। इसी संदर्भ में 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश औपनिवेशिक की आर्थिक नीतियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किसानों की शोषण का परिणाम था। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का मूल उद्देश्य अपने आर्थिक हितों के अनुरूप भारत को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत तथा तैयार माल को बाजार के रूप में उपयोग करना था। कच्चे माल का स्रोत क्या, मतलब यहां से माल लेकर जाते थे, रॉ मटेरियल, उसको क्या करते थे, फिनिश करते थे। फिनिश गुड्स कहां पे होता था, लंदन कह लीजिए, या फिर मतलब लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था, समझ रहे हैं ना। मतलब लंदन में को फिनिशिंग सेंटर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पे ले जाते थे, वहां से पैकेट बंद चीजें तैयार होती थी और उसको फिर भारत के बाजार में उतार दिया जाता था। ठीक है, इससे प्रेरित होकर कृषि के वाणिज्यकरण की प्रक्रिया अपनाई। ठीक है, अब कृषि मतलब पहले कृषि क्या था, पहले कृषि जो था जीवन यापन के लिए मतलब की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कृषि का वाणिज्यकरण होना शुरू हो गया, व्यापारीकरण होना शुरू हो गया, जिसके तहत भारत के किसानों से जबरदस्ती व्यावसायिक फसलों का उत्पादन कराया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, व्यावसायिक फसल। कई बार बीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, से बताओ इसमें से कौन सा व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक फसल का मतलब ये होता है, मतलब जिस वैसा फसल जिसका खेती व्यावसायिक हित को साधने के लिए किया जाता होगा, जिसको हम लोग खा नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे व्यावसायिक फसल को खाते भी है, लेकिन जनरली क्या होता है ना, इसका व्यवसाय ही होता है। जैसे नील जो था ना, वो व्यावसायिक फसल था, इसका उत्पादन कराया जाता था। चंपारण के संदर्भ में यहाँ के किसानों के साथ अंग्रेज बागान मालिकों ने अनुबंध करके, मतलब एग्रीमेंट करके, भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब जो एक बीघा में कितना होता था, 20 कट्ठा होता है नहीं, तो 20 कट्ठा जो होता था उसके 3 भाग पे, मतलब एक बीघा में 3 कट्ठा पर आपको क्या करना था, नील की खेती करना था एटलीस्ट, कम से कम। और इस प्रथा को क्या बोला गया, तो 3 कट्ठा पत्ती भी कहते थे। इस नील का उपयोग क्या होता था, भाई, तो नील का उपयोग कपड़ा के वस्त्र उद्योग में रंगाई के रूप में होता था। तो नील की खेती को लेकर 1859-60 में ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील आंदोलन हो चुका था। कारण था नील की खेती में किसानों को उचित मजदूरी नहीं मिलती थी और साथ ही उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसल चक्र भी नष्ट हो जाता था। एक तो सही पैसा नहीं मिलता था, दूसरी बात जो था, मतलब क्या होता था, तो उनका जो भूमि का जो मतलब फर्टाइल जो भूमि जो था, उपजाऊ भूमि जो था, वो भी मतलब अनफर्टाइल हो जाती थी। ठीक है, और इससे क्या होता था ना, से मतलब आगे चल के जो फसल होने वाली थी वो ढंग से हो नहीं पाती थी। तो इससे मतलब आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें भी आपको देखने को मिली, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब जिस खेत में ये फसल करते तो वो फसल आप ठीक से हो नहीं रहा है, क्योंकि खेतों का क्या हो गया, तो उर्वरा शक्ति समाप्त हो गया। 1866-67 ईस्वी में नील आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि में किसान आंदोलन हुए। 20वीं सदी के प्रारंभ तक नील की खेती कृत्रिम रंगों के प्रयोग के कारण अब अप्रासंगिक होने लगी। देखिए पहले मतलब क्या था ना, से नील जो होता था प्राकृतिक रूप से खेतों में उगाया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में आप देखोगे से मतलब आर्टिफिशियल कलर आ गया, नील का जो आर्टिफिशियल कलर जो था वो आ गया। तो इससे आप देखोगे जो नील का खेती जो था पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गया, मतलब उसका न के बराबर यूज है। चंपारण क्षेत्र में भी बागान मालिक एवं किसान नील की खेती बंद करना चाहते थे,
लेकिन बगान मालिकों या फिर निलहा जमींदारों द्वारा नए प्रकार का शोषण प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो इनको निलहे साहब कहते थे। निलहे साहब कौन थे? तो भाई बड़े बड़े महल में रहते थे, ठीक है, और इनके पास क्या था? तो ये नील का खेती करवाते थे, तो इनको निलहे साहब के नाम से जाना जाता था चंपारण के क्षेत्र में। ठीक है, किसानों को नील की खेती से नए प्रकार के अनुबंध का दबाव डाला गया, जिससे अनुबंध में करों की दर और संख्या में वृद्धि कर दी गई। चंपारण के किसानों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही थी। पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका आदि किसानों की जगह जमींदारों का ही पक्ष लेते थे। बेसिक सी बात है। पीर मोहम्मद मुनिस बेतिया के स्कूल शिक्षक थे। ये ध्यान में रखना, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, ठीक है, जहां पे बिहार के किसानों के स्थिति के बारे में बताया था। ठीक है, ये पीर मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे, तो इन्होंने लेख के माध्यम से बिहार के किसानों के दुर्दशा के ऊपर इन्होंने चर्चा किया था। ये बेतिया के स्कूल के शिक्षक है। अभी आप चंपारण अब जाओगे ना, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में चंपारण विभक्त हो गया। जिस समय की बात हो रही 1917 की, चंपारण एकजुट ही है, उसमें मोतिहारी, बेतिया ये सब नहीं है। ठीक है, वो चंपारण ही। अभी पूर्वी चंपारण आई थिंक मोतिहारी को बोलते हैं, पश्चिमी चंपारण बेतिया को बोलते हैं। ठीक है, तो बेतिया के स्कूल के शिक्षक थे। इन्होंने प्रताप पत्रिका के अपने लेखों में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मासिक चित्रण किया है। ठीक है, ये प्रताप पत्रिका जो है कानपुर से निकलती थी, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे मतलब इन्होंने बिहार के जो चंपारण के जो किसान जो थे, उनकी जो दुर्दशा जो थी उसके बारे में लिखा है। तत्कालीन समाचार पत्र बिहारी में भी किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन्होंने बिहार के किसानों के दुखी आत्मा, ठीक है, कह के मतलब क्या क्या संबोधित किया है? कौन? तो पीर मोहम्मद यूनिस, इंपॉर्टेंट है। ये बेतिया के स्कूल के शिक्षक थे। आप देखेंगे आरंभ एवं विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता 1916। अपने आप में भी ये लखनऊ का ये अधिवेशन जो था 1916 वाला काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है, तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ होती है, गर्म दल और नरम दल भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस का यह अधिवेशन चंपारण सत्याग्रह की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा, क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान बिहार के ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा चंपारण के किसानों की समस्याओं से संबंधित समिति गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये ब्रजकिशोर प्रसाद जो है बिहार के बड़े नेता रहे तत्कालीन, जयप्रकाश नारायण जी के ससुर जी है ब्रजकिशोर प्रसाद जी, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो चंपारण के किसानों की समस्या को 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने उठाया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे प्रीलिम्स के मद्देनजर पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के ऊपर कुछ मध्यम वर्गीय एवं जमींदारी तत्वों का प्रभाव रहा था। ठीक है, अभी तक है, जिसके कारण वो किसान मुद्दों के प्रति उदासीन थी। मैंने पहले भी बताया तो भाई कांग्रेस कभी भी किसानों की मुद्दा को सख्ती के साथ नहीं उठा पाई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे थे वो जमींदार ही थे। जमींदार अगर किसानों की मुद्दा को उठाएगा तो अपने खिलाफ ही बात कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन में किसान मुद्दों को न सिर्फ चर्चा हुई, बल्कि जमींदार एवं रैयत के संबंधों पर एक जांच समिति का प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों सदस्य शामिल थे। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ पे किसानों के मुद्दा को इसलिए भी उठाया गया क्योंकि यहाँ पे जमींदार जो थे, कौन थे? तो ब्रिटिश थे, नीलहे साहब थे। ठीक है, बगान जो था नील का किसका था? तो ब्रिटिश के था। ठीक है, यहाँ पे कोई भारतीय जमींदार इन्वॉल्व नहीं थे। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी संघर्षों से प्रभावित होकर चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, ध्यान में रखना, ये चंपारण के किस गांव के रहने वाले थे? इनके गांव का नाम था मुरली भरहवा। ठीक है, तो गांव आपको ध्यान में रखना, मुरली भरहवा गांव के ये निवासी थे। ने गांधी जी से मुलाकात की। लखनऊ अधिवेशन की बात हुई 1916 की। शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने का अनुरोध किया। ठीक है, और गांधी जी ने इस अनुरोध को मतलब क्या किया? स्वीकार कर लिया। अब गांधी जी चंपारण किस प्रकार से आए और कैसे आए, नहीं आए, क्या क्या गतिविधियां हुई, इससे भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है गांधी जी का बिहार आगमन एवं सत्याग्रह का विकास। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सर्वप्रथम पटना पहुंचे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कब पहुंचे? तो 10 अप्रैल 1917 को। प्रारंभिक स्तर पर गांधी संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके किसान शोषण की समस्या के हल के लिए प्रयास करते रहे। इसी प्रक्रिया में गांधी बिहार के प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री
जे.एम. बिल्सन से मुलाकात की। ठीक है, ध्यान में रखना, उस समय जो प्लांटर्स एसोसिएशन जो था, एक संगठन था जो कि नील के खेती वाले और भी जो भी प्लांटर्स जो थे, उनका एक एसोसिएशन जो था, उनकी जो मंत्री जो था, उसका नाम क्या था, जे.एम. बिल्सन। उनसे मुलाकात की, पर बिल्सन द्वारा किसी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना, बिल्सन ने गांधी जी को किसी प्रकार की सहायता नहीं की। तब पश्चात गांधी की बात करेंगे तो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मैगाट से मिले। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहां भी गांधी जी को खाली हाथ ही आना पड़ा, क्योंकि मैगाट ने भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। प्रारंभिक प्रयासों के बाद गांधी मोतिहारी के लिए प्रस्थान करते रहे। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक द्वारा गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, उस समय जो चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो अभी आईएएस है, उस समय आईसीएस होता था, वो कौन थे, W.J. हार्डकॉक। ठीक है, इन्होंने मतलब गांधी जी को आदेश दिया से भाई साहब आप चंपारण छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे गांधी जी ने मतलब क्या किया, चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहां पे गांधी जी ने जिस विचारधारा का प्रयोग किया उसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा। ये ध्यान में रखना, तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग गांधी जी ने इस आंदोलन में किया था। ठीक है, गांधी जी ने बहुत ही पोलाइटली मतलब चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। इस कारण की बात करेंगे तो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। साथ ही गांधी को चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। जाहिर सी बात है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चल रहा है, तो 1914 से लेकर 70 तक चल रहा है। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश शासन को भारतीय नेताओं के सहयोग की जरूरत थी। इस समय गांधी ने अंग्रेज सरकार से अच्छे संबंध थे तथा सरकार उन्हें उनके साथ प्रतिरोध नहीं करना चाहती। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे ही मतलब गांधी जी जब भारत जब आते हैं तो उनसे पूछा जाता है भाई आप ब्रिटिश शासन व्यवस्था को आप किस तौर पे देखते हो, तो वो मतलब उनका एक स्टेटमेंट होता है मैं चाहता हूं से भारत का नागरिक होते हुए ब्रिटिश सरकार भी जो भी मतलब जो चीजें जो सबको दे रही है, मतलब उनके अच्छे लाभों को मैं लेना चाहता हूं। तो शुरुआती दौर में गांधी जो थे ब्रिटिश सरकार की नीति या फिर ब्रिटिश सरकार का वो विरोध नहीं करते थे। ठीक है, यहां तक कि उनका जो था समर्थन ही था। तो आप शुरू के समय में देखोगे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीय सैनिकों की भर्ती कराने की वकालत भी की थी, इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वहां के जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उन्होंने देखा सब भाई साहब अभी तो हमको क्या करना है, गांधी जैसे लोगों से सहयोग लेना है, भारतीय नेताओं से सहयोग लेना है, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। ऐसे कंडीशन में गांधी के साथ मतलब प्रतिरोध करके हमको इसमें फंसना नहीं है। तो गांधी जी का जो भी मतलब इच्छाएं जो थी, जो भी उनका डिमांड जो था, लगभग चीजों को मान लिया गया। ठीक है, गांधी द्वारा सरकारी आदेश को नहीं मानना एक बड़ी घटना थी और सरकार का गांधी के सामने झुकना सबसे बड़ी घटना थी। ठीक है, तो गांधी जी ने भी सरकारी जो भी सुझाव जो थे उनको नहीं माना। ठीक है, जैसे कि इसे चंपारण छोड़ने को कहा गया, उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो गिरफ्तार होते हैं उसके बाद उन पे जब मुकदमा चलाया जाता है तो बोला जाता है भाई तुम जुर्माना दो। 100 रुपया की जुर्माना सबसे पहले बोला जाता है, बाद में 5 रुपया तक भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी द्वारा सरकारी आदेश को नहीं माना एक बड़ी घटना थी, और सरकार जो था गांधी के सामने झुक गया, वो सबसे बड़ी घटना थी। ठीक है, चलिए बत्तख मियाँ की बात करेंगे। मोतिहारी नीलकोठी का मुख्य रसोईया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नीलकोठी के मुख्य रसोईया था। वहां पे मतलब क्या था, जो नील के जो कोठी के जो मालिक जो था, जिसको नीलहे साहब जो कहा जाता था, तो गांधी जी को मतलब भोजन पे बुलाया। साथ में कौन गए थे, तो उनके साथ राजेंद्र बाबू गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो नीलहे साहब जो था, उनका प्लान था सो गांधी को मार देना, गांधी जी को मार देना। लेकिन ये चीज को मतलब पूरी तरीके से मतलब सॉर्ट आउट कौन कर देता है, मतलब ओपन कौन कर देता है, खोल के कौन रख देता है, बत्तख मियाँ। ठीक है, तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई। ठीक, हालांकि ये बात उस समय ओपन नहीं हो पाई, ये बात आजादी के बाद ओपन होती है, जब मतलब इसकी चर्चा कौन करता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। ठीक है, तो वहां पर मतलब प्लान था से भोजन में मतलब 20 देकर मतलब गांधी को मार देना है। लेकिन बत्तख मियाँ ने इस चीज को मतलब बता दिया, गांधी जी को बता दिए होंगे या फिर राजेंद्र बाबू को बता दिए होंगे, जिनसे उनकी जान बच गई। ठीक है, चलिए, तो ये विफल कर दिया गया किसके द्वारा, तो बत्तख मियाँ के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी को कई सहयोगियों का भी साथ मिला, जो आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता बन के उभरे। ठीक है, यहाँ पे बच किशोर प्रसाद तो आपको पता ही है, राजेंद्र बाबू प्रमुख सहयोगी में से थे, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, काफी इंपोर्टेंट नाम रहा है जेबी कृपलानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सारे सहयोगी का नाम दिया रहेगा और उसमें से एक पूछा जाएगा से बताओ चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन गांधी जी का सहयोगी नहीं थे। तो ध्यान में रखना जयप्रकाश नारायण नहीं थे, और ज्यादातर ऑप्शन में वही होता है। बाकी ये सारा चेहरा आप देख ही रहे हो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये सबके सब बिहार से ही है और सबके सब मतलब गांधी जी के सहयोगी रहे। ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार से नेतृत्व के स्तर पर न सिर्फ गांधी जैसा बहुआयामी नेतृत्व मिला बल्कि स्थानीय नेताओं का भी सहयोग रहा। गांधी की गतिविधियां आम किसानों तक पहुंचती थी, जिसके तहत गांधी एवं उनके सहयोगी गांव में जाकर किसानों की वास्तविक स्थिति को समझकर उनका बयान दर्ज करते थे। गांधी एवं उनके सहयोगियों की सक्रियता न सिर्फ किसानों का उत्साह बढ़ाया बल्कि सरकारी तंत्र पर भी दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई। बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन चंपारण के गांव में की जा रही गांधी की गतिविधियों को विरोध करता था। परिणामतः तनाव की स्थिति उत्पन्न होती थी। इस स्थिति में तत्कालीन उपराज्यपाल, उस समय कौन था ध्यान में रखा, एडवर्ड गेट था। ठीक है, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर था। स्थिति को समान करते हैं एवं समस्या के निवारण के लिए रचनात्मक पहल करते हैं। ठीक है, गेट द्वारा गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया जाता, ध्यान रखना एडवर्ड गेट जो था गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया, जहां किसानों पर लगाए जा रहे करों की जांच के लिए एक समिति की गठन करने की बात रखा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक समिति बैठेगा जिसको हम लोग चंपारण कृषि जांच समिति या चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चंपारण कृषि जांच समिति नाम से एक समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, एफजी सलाई के बनाया गया, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश के आयुक्त थे उस समय। ठीक है, एफजी सलाई सीनियर ब्रिटिश अफसर थे, ध्यान में रखना अधिकारी थे, नाम इंपॉर्टेंट है। और इसके 5 अन्य सदस्य भी बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखना उसका नाम, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है सबका, लेकिन गांधी जी उनमें थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। और बाकी जो नाम जो है ना 3-3 4-4 लेटर का नाम है, तो ऑप्शन रहेगा तो आप उसको पहचान जाना। हालांकि मैं नाम बता दूंगा, एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन गांधी जी उनमें थे। और 5 सदस्य में 4 जो थे वो भारतीय थे, ध्यान में रखना, और एक आई थिंक ब्रिटिश थे, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा, लेकिन अध्यक्ष जो थे एफ जी सलाई थे। 4 अक्टूबर 1970 को इस जांच समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। बढ़े हुए लगान का 1/4 भाग छोड़ दिया जाए, सिंपल शब्दों में 25%। ठीक है, तथा 3/4 भाग ही वसूला जाए, यह भी आपको ध्यान में रखना। जो राशि नगर से वसूली गई थी उसका 1/4 भाग किसानों को वापस कर दिया जाए, मतलब 25% वापस कर दिया जाएगा। 3 कठिया पद्धति जो है, जो कि मतलब 1 बीघा में 3 खट्टा पे खेती करना है नील का, उसको समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार गांधी ने किसानों की राहत के लिए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। ठीक है, अब आते हैं महत्व एवं समीक्षा क्या रहा। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ किसान आंदोलनों की दृष्टि से बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का बिंदु माना जाता है। इस बात को हम निम्नलिखित संदर्भों में देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह में कई बात जो है पहली बार हुई, जैसे गांधी जी द्वारा भारतीय संदर्भ में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग तो इन्होंने यहीं पे किया था ना। किसान मुद्दों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना, इससे पहले भी किसान मुद्दा थी लेकिन वो बात क्षेत्रीय स्तर पर रह जाती थी, लेकिन यहाँ पे किसान मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गया। किसान समस्या को लेकर किए गए आंदोलनों में गांधी जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तिगत की भागीदारी रही। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी भूमिका रही थी, जैसे दक्षिण अफ्रीका में काफी समय उन्होंने गुजारा था। अगर चंपारण सत्याग्रह को किसी आंदोलन के विभिन्न तत्वों में, जैसे उद्देश्य में, नेतृत्व में, संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम, जन सहभागिता तथा उपलब्धि आदि के संदर्भ में देखा जाए तो उसके कई महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा उद्देश्य के स्तर पे, मतलब क्या इसका उद्देश्य रहा। तो किसानों को शोषण मुक्ति का स्वर इस सत्याग्रह का स्पष्ट मुद्दा था। साथ ही किसान जन संघर्ष राष्ट्रीय मुक्ति के एक बड़े आदर्श से भी जुड़ा था। इससे प्रेरित होकर आगे के विभिन्न आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में भी उद्देश्य के स्तर पर स्पष्टता दिखी। उदाहरण के लिए असहयोग आंदोलन में स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य, साथ ही किसानों की जागरूकता अब सिर्फ जमींदारों से ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की मुक्ति भी दिखाई पड़ने लगी। ठीक है, मतलब किसान जो था उनका समस्या केवल जमींदार तक ही नहीं रहा। ठीक है, अब जाकर मतलब क्या होगा, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी, ठीक है, वो अब मतलब क्या करेंगे, तो संघर्ष करेंगे। इस सत्याग्रह के व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्थापित होने से गांधी न सिर्फ जनता के बड़े भाग अपितु किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने में सफल हुए,
बल्कि नेतृत्व के स्तर पर लंबे समय से चले आए नरमपंथी एवं गर्मपंथी संघर्ष में अपना संतुलित दृष्टिकोण स्थापित करने में भी सफल हुए। शांतिवादी तरीकों में भी गांधी जहां नरमपंथी है, वही कानून तोड़ने को निर्भीकता से गर्मपंथी है। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। टैगोर ने सत्याग्रह की सफलता पे उन्हें महात्मा गांधी कहा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई गांधी को महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी? तो टैगोर ने दी। भाई तो कहाँ दी? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद ही दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। जैसे बारडोली सत्याग्रह की सफलता पर बारडोली की महिलाओं ने सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, एक प्रकार से गांधी ने करिश्माई नेतृत्व की भी पुष्टि हो जाती है यहाँ पे। भारतीय राजनीति में गांधी की व्यापक स्वीकार्यता के आधार तैयार हुआ। ठीक है, साथ ही इस सत्याग्रह से कई ऐसे नेता भी जुड़े जिन्होंने आगे चल के विभिन्न आंदोलन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का नाम है, जेबी कृपलानी जी का नाम है। संगठन के स्तर पर अगर बात करें तो इस प्रकार से कांग्रेस पहली बार किसान मुद्दों के प्रति स्पष्ट रूप अपनाती है। ठीक है, इससे पहले किसान के मुद्दा को लेकर कांग्रेस हमेशा दूर ही रही थी, लेकिन यहाँ पे मतलब स्पष्टवादी रूप अपना दिखाती है। क्योंकि इससे पहले जमींदारी एवं मध्यवर्गीय प्रभाव के कारण किसान मुद्दे कांग्रेस के मंच पर सक्रियता से स्थान नहीं पाते थे। लेकिन 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसान मुद्दे संबंधित बचकिशोर प्रसाद के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। ध्यान रखना, मुद्दा को किसने उठाया था? बचकिशोर प्रसाद, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी में से भी एक रहे हैं। विचारधारा के स्तर पे इस सत्याग्रह के दौरान अहिंसा को आधार बनाया गया और उसकी सफलता से आगे शांतिपूर्ण जन आंदोलन हेतु वैचारिक आधार भी आपको मिलता है। कार्यक्रम पे स्तर पर अगर बात करेंगे तो गांधी एवं उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न रचनात्मक तत्वों का प्रचार प्रसार किया गया। जैसे आंदोलन केवल आप कंटिन्यूसली अगर आप करोगे तो एक समय के बाद लोगों का झुकाव उसके प्रति कम हो जाएगा। तो इसलिए गांधी जी का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान ये रहता था, जो हमेशा बीच बीच में कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते रहते थे। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ भी करते हैं। गांधी एवं उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न रचनात्मक तत्वों का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें न सिर्फ किसानों से जुड़े मुद्दे बल्कि अन्य मुद्दे भी शामिल हो जाते थे। जैसे शिक्षा का प्रसार करते थे। यहाँ पर उन्होंने 3 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान में रखना। साथ साथ में रचनात्मक कार्यक्रम में साफ सफाई के काम, सफाई और स्वास्थ्य स्वास्थ्य जागरूकता जो था वो भी मतलब गांधी जी मतलब फैलाते थे। तो इससे लोगों का मतलब क्या होता ना, कनेक्ट कर पाते थे। ठीक है, जिससे मतलब आंदोलन जो था और भी अधिक विस्तृत हो जाता था। जन सहभागिता के स्तर पर अगर बात करेंगे तो इस सत्याग्रह में आम जनता की गोलबंदी का एक सफल प्रयोग देखा जा सकता है, जिसे किसानों के अतिरिक्त अन्य वर्गों की भी सहभागिता रही। बिहारी तथा प्रताप जैसे समाचार पत्रों ने पत्रकारिता के माध्यम से इस सत्याग्रह का प्रचार किया। बिहारी तो बिहार का ही है, प्रताप जो था कहाँ का था? कानपुर का था। दोनों न्यूज़पेपर का नाम आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि की बात करेंगे, यद्यपि 25% लगान को ही कम किया गया, फिर भी यह तत्कालीन संदर्भों में बड़ी बात थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाना पड़ा, यह सब अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, गांधी जी को सजा नहीं दिया गया, किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगा, गांधी जी मतलब जिला छोड़ने से इनकार कर दिया, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे आगे के किसान आंदोलनों में खेरा, वादोली आदि के लिए उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस प्रकार 1776 की अमेरिकी क्रांति की प्रक्रिया में स्टैंप एक्ट का विरोध के पश्चात उसे वापस लिए जाने के बाद उपनिवेश विरोधी प्रक्रिया तेज हो गई थी, ठीक उसी प्रकार सीमित स्तर पर सही चंपारण सत्याग्रह से की गई दरों की कमी करना एवं वसूले गए करों का 1/4 भाग को वापस करना आदि से आम किसानों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार हुआ। साथ ही आगे के आंदोलनों हेतु प्रेरणा मिली। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे कनेक्ट किया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के स्टैंप एक्ट से। स्टैंप एक्ट क्या था ना, वहां पे जो भी सरकारी काम जो होती थी वहां पे मतलब 1 पैसा, ठीक है, और अपने भाषा में बता रहा हूँ 1 पैसा, हालांकि वहां पे जो डॉलर को जो पैसा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? सेंट होगा, सेंट बोलते हैं आई थिंक। 1 सेंट का ना एक स्टिकर चिपकाना रहता था। ठीक है, वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां पे लोगों ने इसका जमकर विरोध किया क्योंकि हर सरकारी काम में स्टैंप लगता था। तो बाद में वहां की जो औपनिवेशिक सरकार जो थी उनको झुक कर मतलब वापस लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब ये वापस जब वो ले लिए ना तो वहां के लोगों को लगा से हम झुका सकते हैं सरकार को। ठीक है, उसके बाद मतलब उनका एक नारा था, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नेतृत्व क्या था भूल रहा हूं मैं, विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। ठीक है, मतलब नेतृत्व के बिना किसी प्रकार का कर नहीं, ऐसा कुछ नारा था। एक्यूरेट नहीं बोल पा रहा हूं, आप लोग देख लेना।
तो वहां पे सरकार को मतलब झुकना पड़ा। अंतिम तक क्या परिणाम लिखना है आगे चल के, वहां पे वाशिंगटन और जेफरसन के नेतृत्व में क्या होता है, जो औपनिवेशिक सरकार जो थी उनको भागना पड़ता है। वहां पे मतलब क्या होता है, वहां पे जो 13 उपनिवेश जो थे उन्होंने मिलकर अपना एक सरकार बनाया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पहला लोकतंत्र की बात करेंगे जो कि मतलब स्थापित हुआ, कौन था, तो अमेरिका ही था। और इतनी अच्छी सरकार वहां पे बनी। तो उसी प्रकार से बिहार को भी आप चाहोगे तो इसको कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप देखिएगा से आगे चल के मतलब, ठीक है, जो भी आंदोलन जो था उसके लिए चंपारण सत्याग्रह एक प्रेरणा के तौर पे आप इसको देख सकते हो। साथ में इसमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भी भावना का प्रसार हुआ। ठीक है, जो कि आगे के आंदोलनों के लिए मतलब क्या रहा, तो चंपारण सत्याग्रह एक प्रेरणा स्वरूप रहा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधीवादी आंदोलनों का प्रथम सोपान था। साथ ही कई तरह से किसान एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की परिवर्तनकारी बिंदु भी थी, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नए आयाम मिले। ध्यान में रखना, इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह केवल एक किसान आंदोलन नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बेस तैयार कर दिया था। यह भी आपको ध्यान में रखना। लोगों की जो बात जो थी, सो भाई ब्रिटिश सरकार हो गया, औपनिवेशिक सरकार हो गया, उसको झुका नहीं सकते, उसको यहाँ पे गलत साबित करके दिखाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इनका योगदान पढ़ेंगे। क्या नाम है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के योगदान को हम लोग देखेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके बाद हमारा क्या होगा, किसान आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो कल के क्लास में हम लोग स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की भूमिका देखेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ना बिहार में पाश्चात्य एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रीलिम्स के प्रश्न बनते हैं और मेंस के प्रश्न भी यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ फिर से एक नए क्लास में, और इसी तरह पढ़ते रहिए। और आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम का तारीख भी आज दे दिया गया, 25 अक्टूबर। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं इस किताब को खत्म कर पाऊँ, हालांकि वक्त मुझे भी कम ही मिल पाता है। ठीक है, हालांकि प्रयास होगा तो मैं इसे समाप्त कर दूं। शुक्रिया।